अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के सेशन में हम 1 फरवरी के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में समझने वाले हैं। सेशन में एंड तक बने रहिए। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से कलेक्ट कीजिए। सारे क्वेश्चन सारे फैक्ट आराम से रिलैक्स होकर सुनिए, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड यहां पर आपको आज के सेशन में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 1 फरवरी के करंट अफेयर का। हाल ही में 30 जनवरी 2025 को मनाया गया सोनम लोसर त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो ये एक फेस्टिवल है जो कि फसल कटाई के बाद मनाया जाता है, फसल कटाई के उपलक्ष्य में। नेपाल में एक समुदाय निवास करता है, तमांग समुदाय। ये बहुत ही धूमधाम से अपने यहां पर नेपाल में सोनम लोसर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। कौन सा समुदाय है ये हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो ये है कौन सा? तमांग समुदाय। अब देखिए, न्यू ईयर के रूप में इसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इंडिया के कुछ स्टेट हैं पूर्वोत्तर भारत के जहां पर सोनम लोसर त्योहार को मनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्किम, दार्जिलिंग क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। तो ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर इस फेस्टिवल को जो समुदाय है वो सेलिब्रेट करता है, क्योंकि ये आया हुआ नेपाली समुदाय से है, तमांग समुदाय से। तो न्यू ईयर के दिन, न्यू ईयर के रूप में माघ शुल्क प्रतिपदा जो हमारी तिथि है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, इस दिन मनाया जाता है और यह तिथि आती है जनवरी फरवरी मंथ में। तो अभी जनवरी 2025 के एंड में इसे सेलिब्रेट किया गया, फसल कटाई के उत्सव के रूप में इसे देखा जाता है। नेपाल में सबसे ज्यादा तमांग समुदाय की संख्या देखने को मिलती है और इसी समुदाय में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है न्यू ईयर के रूप में। हाल ही में एक्सियोम मिशन 4 में पायलट के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो एक्सियोम मिशन 4 की बात करें तो इसमें पायलट के रूप में चुना गया है शुभांशु शुक्ला को। आपने पहले भी इनका नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉट है और इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर है शुभांशु शुक्ला। गगनयान या जो हमारा गगन मिशन है 2025 में लॉन्च किया जाना है, उसको मानव युक्त भारत का इसरो का पहला अंतरिक्ष मिशन, उसमें जो 3 अंतरिक्ष यात्री है उनमें से भी एक है शुभांशु शुक्ला। और अब इन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। इंडिया से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय होंगे शुभांशु शुक्ला। किस मिशन के माध्यम से? तो एक्सियोम मिशन 4 एक प्राइवेट मिशन है, यहां पर यह भी समझिएगा कि यह प्राइवेट मिशन है, एक्सियोम मिशन 4। तो शुभांशु शुक्ला को चुना गया है 2025 में, इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने का प्लान है। तो शुभांशु शुक्ला को पायलट के रूप में इसके लिए चुना गया है। यह है, बीच में आप देख सकते हैं शुभांशु शुक्ला इसरो के बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉट और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर हैं। यहां पर देखिए मिशन की बात करना चाहिए हमें कि मिशन क्या है। तो एक्सियोम मिशन 4 की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है या एक प्राइवेट स्पेस मिशन है। ओके, नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से ही इसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एक तो है एक्सियोम स्पेस जो कि अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, और नासा, ये दोनों संयुक्त रूप से मिलकर इसे प्लान कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है समझिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ाना और जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशंस जो होते हैं उनको बढ़ावा देना वर्ल्ड में। यह उद्देश्य एक्सियोम मिशन 4 का। जो लॉन्च किया जाएगा वो स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से इसे लॉन्च किया जाएगा। आपको पता है स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? यह है एलन मस्क की कंपनी, है ना। तो उनके ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से इस्तेमाल किया जाएगा इस मिशन को संचालित करने के लिए। और अगर ये अभी 2025 में भेजा जाने वाला है एक्सियोम स्पेस 4 मिशन या एक्सियोम मिशन 4, अगर ये चला जाता है तो शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले इंडियन होंगे। ठीक है, तो गगनयान मिशन को भी जाने हम यहां पर। भारत की ओर से मानव युक्त पहला अंतरिक्ष मिशन होगा गगनयान। इस साल इसे लॉन्च किए जाने की योजना है, डेट डिसाइड नहीं की गई है। इसरो के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है और 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट को यहां पर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मिशन
जो स्पेसक्राफ्ट है वो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और 7 दिनों तक अंतरिक्ष का अध्ययन करेगा। तो ये मानव युक्त पहला मिशन होगा इसरो का। 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाने वाले हैं स्पेस में, अंतरिक्ष में। ओके, तो एक्सियोम मिशन 4, ठीक है, इसमें भेजे जाने वाले इंडियन कौन है पायलट के रूप में? जिन्हें कहा जाता है, जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला, ठीक है ना। एक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर भी हैं और एक एस्ट्रोनॉट भी है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। तो यहां पर देखिए, आप सभी के लिए जो स्पेशली सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, किसी भी स्टेट की पीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस मेंस में काफी एक इफेक्टिव सब्जेक्ट है आपके लिए। इसकी लाइव क्लासेस आपके लिए शुरू होने वाली है 3 फरवरी से, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दुष्यंत सर आपको पूरा इंटरनेशनल रिलेशन यहां पर कवर करवाने वाले हैं। फॉरेन पॉलिसी के बारे में, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, किस देश के साथ हमारे कैसे रिलेशन है, और प्रेजेंट में हमारे जितने भी डिस्प्यूट चल रहे हैं किसी भी देश के साथ, फॉर एग्जांपल इंडिया और कनाडा के साथ क्या डिस्प्यूट है ना, कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, इन सब के बारे में आपको एक बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। तो सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट है वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं काफी नॉमिनल चार्जेस में। डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट आता है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे। हाल ही में इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड, इस बुक की बात करें तो इसका विमोचन या लॉन्च किया है इसे भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और नाम से आपको समझ में आ जाएगा, मोदी जी का कार्यकाल जो है 1 दशक का, 1 डिकेड का, उनके संबंध में उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही है, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं देश के लिए, उन सभी के बारे में इस बुक में उल्लेख किया गया है। तो इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड बुक को लॉन्च किसने किया? होम मिनिस्टर अमित शाह ने। अच्छा, लिखा किसने? तो लिखने वाले हैं डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित, एक राइटर हैं, इन्होंने इस बुक को लिखा है जो कि मोदी जी के कार्यकाल पर 10 साल के शासन पर आधारित है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि ऐश्वर्य पंडित ने जो बुक लिखी है ना, वो सीधे सीधे कुछ अलग अलग राइटर्स के उनके अनुभव जो पहले से ही प्रकाशित हो चुकी है, उनके अनुभवों के आधारित करते हुए उनकी चीजों को भी यहां पर कलेक्ट किया है। मतलब 27 जो देश के बहुत ही फेमस ऑथर हैं, लेखक हैं, उनके लेखों को भी यहां पर शामिल किया गया है कि भाई मोदी जी की 10 साल में क्या क्या उपलब्धियां रही, रिन्यूएबल एनर्जी में, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने में, यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने में, और भारत की जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे जिनके बारे में आप सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे, जिसका अभी मैंने आपको बताया था। तो इन सब में मोदी जी की क्या भूमिका रही और उन्होंने कैसे भारत की सांस्कृतिक परिवर्तन को एक नया आयाम दिया है, नया रूप दिया है, उस पर आधारित मोदी जी के 10 साल में जितने भी बोल सकते हैं अचीवमेंट है, उनके बारे में इस बुक में बताया गया है, इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड। ठीक है, बुक किसने लिखी है? तो ऐश्वर्य पंडित ने इस बुक को लिखा है और इसका विमोचन या लॉन्च किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में इसे लॉन्च किया है। तो यह है बुक। हर साल विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए इंग्लिश में इसका नाम देखिए, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? तो यह मनाया जाता है 30 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 30 जनवरी को हर साल मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो अभी यह मनाया गया 30 जनवरी को। देखिए मनाया क्यों जाता है या किस डे को, है ना, किस डे की याद में मनाया जाता है? तो WHO के द्वारा सबसे पहली बार निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के खिलाफ एक रोड मैप तैयार किया गया था और 2012 में इसे लंदन डिक्लेरेशन के रूप में अपनाया गया था। तो इसी की हर साल वर्षगांठ होती है 30 जनवरी को और इसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। पहले थीम की बात करते हैं और फिर समझेंगे डिसीज क्या है या डे क्या है।
अच्छा, बनाया क्यों गया ये समझ में आ गया कि 30 जनवरी की डेट को क्यों डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने पहली बार नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज का एक रोड मैप तैयार किया था और लंदन डिक्लेरेशन में इसे अपनाया था 2012 में। 2025 में जो डे मनाया गया ना 30 जनवरी को, उसकी थीम की बात करें तो यूनाइट, एक्ट एंड एलिमिनेट, ये थीम है 2025 में। इस डे की एनटीडी डे भी हम इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं। देखिए यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है ट्रॉपिकल, है ना, तो यहां पर दो चीजें आपको समझ में आएगी, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि जो विषुवत रेखा है ना, जो इक्वेटर है, उसके दोनों तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच का जो एरिया होता है ना वो गर्म होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल एरिया होता है। और 23.5 डिग्री से दोनों तरफ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, इनके उत्तर और दक्षिण में अगर हम देखें 40 डिग्री देशांतरों तक, ठीक है, तो ये एरिया होता है सब ट्रॉपिकल। तो इनके बीच में क्योंकि गर्मी ज्यादा है ना, एक तो ट्रॉपिकल एरिया में और सब ट्रॉपिकल एरिया में, तो यहां पर गर्मी के कारण जो डिसीज पनपती है ना, उन्हीं को कहा जाता है, उन्हीं के लिए मनाया गया है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी डिसीज है जो कि गर्मी के कारण देखने को मिलती है, डेंगू, मलेरिया, क्योंकि मच्छर बहुत पनपते गर्मी में होते ना, लेप्रोसी, काला आजार, रेबीज, है ना, बहुत सारी बीमारियां, 20 बीमारियों का एक पूरा बंच है। और इंटरेस्टिंग ये है कि वर्ल्ड के देशों का ध्यान, स्पेशली देखिए अधिकतर जो ऑर्गेनाइजेशन है ना इंटरनेशनल, वो यूरोपीय देशों के, तो उनको इस डिसीज की तरफ उनका ध्यान जाता नहीं, क्योंकि वो ठंडे क्षेत्र हैं, उनके यहां पर ये बीमारी नाम मात्र की, तो उनका ध्यान नहीं जाता। तो इन बीमारियों पर एक तो इनको प्रायोरिटी कम दी जाती है खत्म करने के लिए, और इनको फंडिंग भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत कम मिलती, तो इसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो, इसलिए मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। ओके, आई होप मैं आपको समझा पाया हूंगा कि यह डिसीज क्या है, किस प्रकार की होती है। तो यह पूरा बल्क है डिसीज का। 2023 तक 50 देशों ने कम से कम एक एनटीडी को सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है। मतलब जो 20 बीमारियां हैं ना, ऑलमोस्ट उसमें से एक एक डिसीज तो कम कर ही चुके हैं। डब्ल्यूएचओ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ये डे मनाता है ना, जिसने शुरुआत की थी। तो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ केयर, हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। 194 मेंबर कंट्रीज, और टेड्रोस एडोनॉम घेब्रेसस वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। ओके, आगे आ जाएंगे। इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव, इसका आयोजन किया गया है हाल ही में हरियाणा में। हरियाणा के जो सीएम हैं नायब सिंह सैनी, इन्होंने इनॉग्रेशन किया हरियाणा में इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल 2025 का। वैसे तो हरियाणा की एक सरस्वती नदी है जो कि विलुप्त हो चुकी है, उसके नाम पर इस फेस्टिवल को शुरू किया गया था, लेकिन अब हरियाणा की जो समृद्ध कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रमोट करने के लिए, वहां का जो हस्तशिल्प है उसको प्रमोट करने के लिए, जो रिलीजियन है या फिर जो पारंपरिक कलाएं हैं, आर्ट है, उनको प्रमोट करने के लिए उनकी प्रदर्शनी के तौर पर मनाया जाता है इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव हरियाणा राज्य में। 2025 में अभी इसकी शुरुआत की गई थी 29 जनवरी को, 29 जनवरी को, 29 जनवरी को, और 4 फरवरी 2025 तक यह आयोजित किया जाएगा। अब सरस्वती रिवर की यहां पर बात करें तो इसरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वैदिक काल में सरस्वती नदी बहती थी, लेकिन अब इसका अस्तित्व देखने को नहीं मिलता। सतलज, यमुना, चौतांग, ये सारी ऐसी नदियां हैं जो कि सरस्वती की सहायक नदियां। यह नदी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से गुजरते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती थी उस वक्त। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण ऑलमोस्ट 300 ईसा पूर्व, जब सिंधु घाटी सभ्यता या उसके आसपास का कार्यकाल रहा होगा, तब जो ग्लोबल वार्मिंग है और जलवायु परिवर्तन है उसके कारण यह पहले ही विलुप्त हो चुकी है। ओके,
तो अब इसका अस्तित्व देखने को नहीं मिलता, लेकिन सरस्वती नदी के नाम पर इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया जाता है? हरियाणा में। आगे आएंगे, हाल ही में इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई? नाम से समझ में आ जाएगा कि एआई सेफ्टी रिपोर्ट है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट बेस्ड है। इसे जारी किया है यूके गवर्नमेंट ने, इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट 2025। यूके गवर्नमेंट इसको लेकर आई है, इंटरनेशनल लेवल पर इस रिपोर्ट को प्रसारित किया गया और पहली बार ही यूके गवर्नमेंट ने, यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। एआई से जुड़े जितने भी खतरे हैं, जैसे एक तो डीप फेक आया था कुछ दिन पहले, किसी भी एक सेलिब्रिटी या किसी का भी चेहरा उठा के किसी भी अदर जो एंटिटी है उस पर चिपका दिया गया, तो इस तरीके से डीप फेक, साइबर अटैक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बायो वेपन्स है ना, जॉब्स, इन्वायरमेंट, इस पर एआई के क्या क्या खतरे हैं, इन सब के बारे में यहां पर इस रिपोर्ट में यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने बताया, इंटरनेशनली या इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट। कुछ चीजें देखिए जो इन्होंने इंडिकेट किए, जो की पॉइंट्स दिए हैं, इन्होंने बताया है कि पूरे वर्ल्ड में जॉब्स पर बहुत ही खतरा है एआई के कारण, ऑब्वियस सी बात है जॉब जाएगी बहुत सारी। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का अनुमान है कि 60% जॉब्स जो है वो जो विकसित देश हैं, जो एआई को सबसे ज्यादा डेवलप करने हैं, उनमें जाने वाली 60% जॉब्स। इसके अलावा जो डिस्क्रिमिनेशन है पिछड़े देशों में या विकसित देशों में, वो एआई के कारण और ज्यादा बढ़ेगा। डीप फेक जैसे केसेस के कारण महिला और बच्चों को खतरा है ना, और इसके अलावा एआई फाइनेंशियल फ्रॉड को बढ़ावा दे सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है, तो बहुत सारे खतरे हैं एआई को लेकर। यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने अपनी इस रिपोर्ट में इन सभी चीजों पर हाईलाइट किया है। रिपोर्ट का नाम है इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट 2025। यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने पहली बार इस रिपोर्ट को जारी किया है। हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो के साथ पीएम नरेंद्र मोदी किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने वाले हैं? तो फ्रांस में एक समिट का आयोजन किया जाएगा, यह भी एआई पर ही है, पेरिस एआई सेफ्टी समिट। एआई के फ्रेमवर्क के विकास के लिए चर्चा की जाएगी, किस तरीके से और ज्यादा एआई को सेफ बनाया जा सकता है, खतरों को लेकर यहां पर बातचीत की जाएगी। तो इसलिए पेरिस एआई सेफ्टी समिट का आयोजन किया जा रहा है फ्रांस में, फरवरी 2025 में। यहां पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो अध्यक्ष हैं और पीएम नरेंद्र मोदी सह अध्यक्षता करने वाले हैं इस समिट की। इस साल ये तीसरा एडिशन है इस समिट का, ठीक है। यह सम्मेलन एआई रेगुलेशन, इनोवेशन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इथिकल गवर्नेंस पर इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा करने के लिए शुरू किया गया है या फिर आने वाला है। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 2 दिन तक चलेगा, 10-11 फरवरी 2025। अध्यक्ष होंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट और सह अध्यक्ष होंगे भारत के पीएम। फ्रांस में आयोजन होस्ट कंट्री है, ठीक है। तीसरा एडिशन है, सबसे पहली बार इसका आयोजन किया गया था यूके में 2023 में। इसके बाद 2024 में लास्ट ईयर साउथ कोरिया के सियोल में इसका आयोजन किया गया, सेकेंड समिट। और अब एआई सेफ्टी समिट जो 3rd नंबर की है उसका आयोजन किया जा रहा है फ्रांस में, ठीक है। उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं, उद्देश्य क्या है, अलग अलग देशों के बीच में एआई को लेकर पार्टनरशिप को डेवलप करना और पॉलिसी मेकिंग में एक दूसरे देशों की सहयोग करना, ताकि एआई को बेहतर तरीके से विकसित किया जा सके। तो यह उद्देश्य है एआई समिट का, जिसका आयोजन कहां किया जा रहा है? एआई सेफ्टी समिट 3rd एडिशन फ्रांस में। आगे आएंगे, हाल ही में किन 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने इकोवास से अलग होने की घोषणा की है? इकोवास की बात करें तो पश्चिम अफ्रीकी जो देश है ना, उनका एक संगठन है, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए एक संगठन बना था कभी, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है इकोवास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। अभी तक इस कमेटी में जो मेंबर, जो कम्युनिटी है उसमें मेंबर की संख्या थी कितनी? 15। 3 देश बाहर हो गए, नाइजर, माली और बुर्किना फासो। इन 3 देशों ने अनाउंस किया है कि वो इकोवास से अलग हो रहे।
सबसे पहली बार 1975 में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ लागोस के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि नाइजीरिया में हुई थी 1975 में। इस ट्रीटी में क्या होता है, 15 देश एक साथ आते हैं, जो कि अधिकतर पश्चिमी अफ्रीकी देश है, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे का सहयोग करने के लिए गुट बना लेते हैं। इसे ही कहा जाता है इकोवास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। अब 3 देशों ने आपत्ति के कारण इससे अलग होने का निर्णय लिया है, और ये 3 देश कौन कौन हैं, नाइजर, माली और बुर्किना फासो। वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, नाइजर, माली और बुर्किना फासो। हेडक्वार्टर इकोवास का देखने को मिलता है नाइजीरिया के अबूजा में। अब यहां पर 3 देश बाहर हो गए, 15 पहले थे, अब देशों की संख्या बचती है 12। यहां पर मैंने मेंशन कर दिए, एक बार देख लेना। इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन 3 देश बाहर निकले तो न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब जो 3 देश बाहर निकले, उन्होंने एक संगठन बनाया है, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स। अब साहेल स्टेट्स, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स का मतलब है एक रीजन है साहेल रीजन, जो कि अफ्रीका के मध्य में देखने को मिलता है। अफ्रीका में सहारा और सवानास जो ग्रासलैंड है, उनके मध्य के एरिया को कहा जाता है साहेल रीजन। तो ये तीनों देश इसी रीजन में, जिन्होंने अपना एक नया गुट बना लिया है, और इकोवास से ये हो गए बाहर, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस योजना को मंजूरी दी गई जिससे एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा? तो केंद्र सरकार ने एक योजना को, एक स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका नाम है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, एमएसएमई। एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए इस स्कीम को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना। देखिए, क्रेडिट गारंटी समझते हैं, अगर किसी एमएसएमई उद्योग है, अच्छा, वो ऋण लेगा किसी भी बैंक से या किसी भी संस्थान से, क्यों लेगा? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित करने के लिए, कारखाना स्थापित करना, मशीनरीज मंगवाना है ना। अब भाई उसके पास गारंटी कौन लेगा उस एमएसएमई की, मतलब माइक्रो, मीडियम और स्मॉल फाइनेंस, या माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमई। अब किसी कंपनी को उद्योग लगाना है, उसको लोन चाहिए, तो उसकी गारंटी कौन देगा कि भैया ये वापस कर देगी? तो हो सकता है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो लगाना चाहता है लोन लेकर, जो भी इंटरप्राइजेस से, माइक्रो हो, स्मॉल हो, मीडियम हो सकता है डूब जाए, बंद हो जाए, कंगाल हो जाए। तो जिससे लोन लिया है उसका पैसा कौन देगा? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चैलेंज है। तो भाई इसकी गारंटी लेगी अब गवर्नमेंट, यही है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना। एमएसएमई जो इंटरप्राइजेस से, उनकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि भैया अगर ये डूब गई कंपनी तो हम देंगे पेमेंट, गवर्नमेंट बोलेगी बैंक को। तो हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी प्रदान की है। इस स्कीम में एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। वैसे स्कीम को लास्ट ईयर जो बजट आया था 2024 में, उसमें अनाउंस कर दिया गया था। अब इससे होगा क्या? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट की ही है, ये कोई भी लोन देने वाली कंपनी को एमएसएमई जितना भी लोन ले रहा है उसके 60% गारंटी प्रोवाइड करेगी कि 60% हम पे कर देंगे अगर ये कंपनी भग जाती है, मतलब कंगाल हो जाती है, ठीक है। तो 100 करोड़ रुपए तक के लोन देने पर 60% की गारंटी लेगी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ताकि देश में जो एमएसएमई उद्योग है उनको बढ़ावा मिले, प्लांट लगा सके, मशीनरी लगा सके, और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। अभी जो कंडीशन है ना, देश में कुल जीडीपी का 17% ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंक्लूड होती है, जीडीपी में योगदान करती है। सरकार का लक्ष्य कि भैया 25% तक इसको ले जाया जा सके। तो ऐसे इनिशिएट की फिर जरूरत पड़ेगी, जैसे अभी लाए हैं ये, कौन सा? म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, ठीक है। अब यहां पर एक आपको एक संस्था मिली है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ये किसके अंडर में काम करती है? ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। इसकी स्थापना की गई थी 2014 में, ठीक है। काम क्या है? क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम्स को चलाना, लोन के रिस्क को शेयर करना जो एमएसएमई उद्योग है उनके साथ, कि भाई
जो बैंक है उनके साथ। अब बैंक डरेगा किसी भी नए इंटरप्राइजेस को लोन देने में, लेकिन ये गारंटी लेगी कि अगर वो नहीं दे पाया तो हम देंगे। ओके, तो अगर कंपनी डूबती भी है तो 60% तक पे कर देगी ये संस्था। तो बैंक का या लोन देने वाले का रिस्क यहां पर कम हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व एक स्टेट का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और वो स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलता है कान्हा टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व या सबसे बड़ा नेशनल पार्क इसको बोले, नेशनल पार्क बोल लेते हैं, सबसे बड़ा नेशनल पार्क। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहां पर एक साथ दो वर्षीय एक बाघिन की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण अभी ये नेशनल लेवल पर सुर्खियों में रहा है कान्हा टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के ईस्ट रीजन में देखने को मिलता है। मंडला और बालाघाट दो जिले हैं एमपी के पूर्वी क्षेत्र में, वहां पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, एमपी का पहला नेशनल पार्क है। 1955 में यह एमपी में पहला नेशनल पार्क रजिस्टर हुआ था। कौन सा? कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है, एमपी में बाघों के लिए जाना जाता है कान्हा टाइगर रिजर्व। और यहां पर जो जनजातियां इस टाइगर रिजर्व में देखने को मिल जाएगी, एक तो गोंड मिल जाएगी और एक बेगा जनजाति का निवास देखने को मिल जाता है एमपी में कान्हा टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो बाघिन की मृत्यु के कारण अभी ये सुर्खियों में था। तो यहां पर हमने 1 फरवरी के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन आंसर लेंगे जो लास्ट सेशन में हमने पढ़े थे। पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था? आई स्पोर्ट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आई स्पोर्ट पोर्टल को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है सेबी को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाल ही में चर्चा में रहा लेजिम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लेजिम लोक नृत्य की बात करें तो यह संबंधित हमको देखने को मिलता है महाराष्ट्र राज्य से। भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है कब? तो यहां पर आंसर हो जाएगा 30 जनवरी को। हाल ही में एमएसएमई टीम इनिशिएटिव किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? एमएसएमई टीम इनिशिएटिव को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस। टीम इनिशिएटिव डायरेक्ट पूछता तब फिर आपको एमएसएमई नहीं मिलता, तो आपको याद रखना चाहिए। हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए डायरेक्टर जनरल को नियुक्त किए गए? तो ये नियुक्त किए गए राजेश निर्वाण। हाल ही में चर्चा में रहे ONOT का पूरा नाम क्या है? वन नेशन वन टाइम, ONOT। हाल ही में ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स का शुभारंभ करने का श्रेय दिया जाता है मनसुख मांडविया को। ठीक है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा कितना बजट आवंटित किया गया? तो बजट आवंटित किया गया है 16,300 करोड़ रुपए का, ये जो गवर्नमेंट देगी। हाल ही में लतिका कट्ट का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो लतिका कट्ट का हाल ही में निधन हुआ, यह है मूर्ति कला से संबंधित। और आखिरी क्वेश्चन था, हाल ही में चर्चा में रहा नामदफा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में? तो यह देखने को मिलता है भारत के अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। तो ये 10 क्वेश्चन थे। अब कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन था बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर है? बिल्कुल सही आंसर आया था आपका, ओडिशा के राउरकेला में। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यह जमशेदपुर झारखंड में देखने को मिलता है। और भीमराव अंबेडकर बहुउद्देश्य स्टेडियम की बात करें तो यह फैजाबाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेदों की और लौटो किसका नारा था इतिहास में? और असम में कामाख्या मंदिर किस त्योहार के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो तीनों क्वेश्चन के आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।